तो बताओ क्या कह रहे हो। सर लीनियर वेरिएशन जिसमें एक के भरा हो मतलब उसी हाँ, स्लो बदल जाएगा ना। स्लोप तो फिर तो लीनियर इक्वेशन लाइन की देखो कॉन्सेप्ट पूरे में सिर्फ इतना था कि हमने हालांकि इस केस के लिए डिफाइन किया है कि अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होना चालू हो जाएगी। क्लियर। और वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा, कितना आया था फॉर्मूला, T2 माइनस T1। के सबके ए T2 - T1/L। एल। और ये कॉमन सेंस से लग रहा है एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। तो ये फॉर्मूला वैसे याद नहीं करना पड़ेगा, ये एरिया एक्सपोज्ड, जितना एरिया एक्सपोज्ड है, T1 - T2 टेम्परेचर डिफरेंस, ये कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और एल हमारी लेंथ, लेंथ ट्रेवल्ड, कितना लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही है। तो ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, L/Ke, वही जैसा L/सिग्मा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में था। ठीक है। और एनालॉजी क्या थी हमारी, टेम्परेचर किसके एनालॉगस था, पोटेंशियल डिफरेंस। टेम्परेचर वोल्टेज के एनालॉगस था। तो यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ T2, तो यहाँ टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिर रहा होगा T2 से T1 तक। क्लियर, जैसे यस वोल्टेज गिरता है। और टेम्परेचर गिरने की रेट को हमने क्या कहा था, टी dt/dx, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यही कहा था। जैसे वहां वोल्टेज ग्रेडियंट होता था, हालांकि उसका एक और नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वोल्टेज ग्रेडियंट को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट को नया कुछ नाम नहीं दिया, बस टेम्परेचर ग्रेडियंट ही है। ठीक। तो पहला ये कि अगर कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती, एरिया पूरे में सेम होता, लेंथ सेम होता, ये 120 डिग्री, ये 20 डिग्री, तो टेम्परेचर कैसे बदलता, ये समझ पा रहे हो कि स्ट्रेट लाइन में बदलेगा, यस सर। बिकॉज रेजिस्टेंस हमारा लीनियर है। किसी भी एक्स का रेजिस्टेंस निकालते तो कितना बनता, टोटल रेजिस्टेंस इनटू x/l लिख सकता हूं। यस आर सर। रेजिस्टेंस है, हाँ वो टोटल भी रेजिस्टेंस लीनियर हो इनटू जाएगा। x/l। तो अगर मुझे टेम्परेचर x का लिखना होता, तो ये 120 - IR, ये झेल रहा है क्या है, यस और सर। करंट कितना है, 100/टोटल R इंटू R x/l। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि 120 - 100 इंटू x/l लीनियर वेरिएशन है। हाँ तो हम सीधे अगर टेम्परेचर एट एक्स लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इनिशियल कितना है 120, एल जाने पे कितना घटा 100, तो एक्स जाने पे कितना घटेगा। आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर आ गया। ठीक है, ये पहला पार्ट था जहां वेरिएशन लीनियर था। ठीक है। अब दूसरे में अगर हमने इसको दो प्लेट में, तो ऐसे होते दो, लेंथ एल, कंडक्टिविटी के, लेंथ 2l, कंडक्टिविटी 2k, या 3k कर देता हूं, कंडक्टिविटी 3k, यहाँ 120, यहाँ 20। अब देखते तो यहां से यहां तक लीनियर अलग है, लीनियर 1, यहां से यहां तक लीनियर 2। ये बात समझ में आई। यस तो सर। अगर अब हम टेम्परेचर के ग्राफ की बात करें, या वोल्टेज, जो भी सोचो आप इसको, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस होंगी। क्लियर। तो अगर मुझे इसका टेम्परेचर चाहिए तो हमने क्या किया था इसमें, ऐसे मान लो ये 20, 120, और बीच का टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस इसका कितना आएगा, L/K, और इसका 2L/3K। तो ये 2R/3 है, ये R। इसका एरिया सेम है। एरिया ओके, एरिया भी अलग अलग होंगे ना, सही, एरिया इसका 2 कर देते हैं, तो एरिया भी अलग अलग होंगे, तो नीचे 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R/3। क्लियर।
तो आप यहीं से लॉजिकली कह सकते हैं यहाँ ड्रॉप x का होगा तो यहाँ ड्रॉप 3x का होगा। ये झेल रहा है? यस सर। करंट सेम है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल ड्रॉप होगा। और 4x के ड्रॉप की वैल्यू 100 है तो x के ड्रॉप की वैल्यू 25। तो इसका टेम्परेचर मिल गया हमें 45। या तो ऐसे कर लो, या 120 माइनस टी बाय आर इज इक्वल टू टी माइनस 20 बाय आर बाय 3। दोनों तरफ करंट, हीट करंट बराबर कर दो। तो टी की वैल्यू मिल गई 45। झिल गया? यस सर। कॉमन सेंस है। और अब हम ग्राफ बनाते तो 120 डिग्री से चालू करते, 45 तक का बनता और 45 से 20 का बनता। तो L जाने पे और 3L जाने पे ये झिल गया? यस सर। ये इसका ग्राफ होगा। अलग अलग टेम्परेचर ग्रेडियंट आएंगे। लॉजिकली भी हम सोच सकते थे कि ये ग्राफ का बाद में स्लोप कम होगा। सोचो, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। सोचो, जितनी तेजी से रेजिस्टेंस गिरेगा उतनी तेजी से ही टेम्परेचर पोटेंशियल गिरेगा, क्योंकि जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना जल्दी जल्दी चेंज आएगा। ये फील आ रहा है? मैं देखो कैसे फील करता हूं, ध्यान देना अच्छे से। ये स्टील की दीवार है, ये वुड है। यहां टेम्परेचर 100 था, यहां टेम्परेचर 20 है। तो बीच में टेम्परेचर कितना होगा, किसके क्लोज होगा, 100 के या 20 के? 100 के। 100 के क्लोज होगा। हो सकता है 90 हो सकता है 95 हो। ये समझ पा रहे हो? हाँ, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि जिसका कंडक्टेंस ज्यादा है वहां ग्रेडियंट कम आएगा या ड्रॉप कम होगा। तो स्टील में टेम्परेचर चेंज उतना नहीं आया। यहां से देखो 5 डिग्री का आया और यहां आ गया बहुत अच्छा खासा 75 डिग्री का। होता है ऐसा? कॉमन सेंस है कि पूरा का पूरा ड्रॉप हाई कंडक्टर पे चला जाएगा, हाई रजिस्टर पे चला जाएगा। तो वैसे ही यहां देखो, एक तो इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा, इसका एरिया भी ज्यादा। तो यहां पे पर यूनिट लेंथ कम रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहां पे ड्रॉप हमारा स्लो आएगा, यहां पे ड्रॉप पहले वाले में तेज आएगा। तो स्लोप ज्यादा, स्लोप कम। चलो दूसरा क्लियर है? हाँ, इसके बाद अगर हमसे पूछा होता कि बताओ टेम्परेचर जैसे यहां से अब कहीं का भी टेम्परेचर पूछा होता तो हम लॉजिकली निकाल देते। दो अलग अलग लीनियर वेरिएशन में जैसे हमसे कहा होता बताओ यहां से L/3 पे टेम्परेचर निकालना है इस पॉइंट का, तो इसका 45 है। तो यहां से तो लीनियर वेरिएशन लगा सकते हैं ना इस लेंथ और पूरे लेंथ। यस सर। तो इसका 45 था, पूरा 12 जाने पे कितना घटा? 25 तो into L/3 फिर जाने पे कितना घटेगा? आया समझ में? यस सर। पूरा 12 मूव करने पे 25 का चेंज आया, तो L/3 मूव करने पे कितने का चेंज? तो 12 पे 25 का, तो L/3 पे कितना? तो हम इंडिविजुअली लीनियर वेरिएशन लगा सकते हैं। एक बार कंफर्म हो जाए कि एक यूनिक स्ट्रेट लाइन, या आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हो कि यहां से आपको L + L/3 पे आंसर चाहिए, तो आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ही तो 4L/3 छापने वाले हो। यस सर। ठीक। और तीसरा एग्जांपल, जब यहाँ पे चीजें बदलने लगे, हो सकता है हम कंडक्टिविटी बदल दें। तो यहाँ कंडक्टिविटी K, यहाँ कंडक्टिविटी 3K, ये लेंथ L है, ये टेम्परेचर 120, ये टेम्परेचर 20। ठीक है? तो अब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर x के साथ बदलेगा, 120 से 20 आएगा। अब बताओ, स्ट्रेट लाइन तो गारंटीड नहीं है, स्लोप बनेगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स? मतलब ग्राफ ऐसा रेड वाला या ग्राफ ऐसा ब्लू दूसरा वाला? कॉन्वेक्स, क्योंकि Red या कंडक्टेंस blue? बढ़ते जा रहा है। ब्लू। हाँ। ब्लू होगा सर। अरे यार सही में, कहाँ तेजी से गिरेगा टेम्परेचर? 20 की साइड। अरे यार कंडक्टिविटी ज्यादा तो नहीं गिरता ना, फिर वो स्टील और वुड बनाओ।
इसकी कंडक्टिविटी हाई है, तो ये 100 था, ये 20 था, ये 95। तो कहाँ टेम्परेचर गिरा? वुड में कम वाले में। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा चेंज आएगा ना। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, हाँ, रेड वाला में। या फिर दूसरे तरीके से, एक और तरीका है तुम्हारे पास सोचने का। चलो, देखो, एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है ना। यहां से ये पाइप ऐसा रफ है, गंदा सा, यहां से पाइप स्मूथ है, यहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कहाँ प्रेशर ज्यादा गिरेगा? प्रेशर में लॉस किस जगह होगा मेन? राइट 280 MB। यहाँ, आप वाले में। क्योंकि हो सकता है ये 1.8 एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर हो, तो जहां ड्रैग ज्यादा आएगा वहां लॉस ज्यादा होगा ना, वहां प्रेशर का ड्रॉप ज्यादा होगा। तो यहाँ प्रेशर को ही तुम सोच सकते हो टेम्परेचर या वोल्टेज। रेजिस्टेंस में भी ऐसा होता है, यस ये आर, ये 100 आर, ये 0 वोल्ट, ये 50 वोल्ट। तो ये मैक्सिमम इस पे ही ड्रॉप हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट 50 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, होगा। तो रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा मिल रहा है? 120। कंडक्टिविटी कम हो। जहां कंडक्टिविटी कम है। आ गया समझ में? यस। तो अगर मिड पॉइंट के टेम्परेचर की बात करते तो 70 से कम आएगा। ये सोच पा रहे हो? L/2 पे यस सर। टेम्परेचर 70 से कम आएगा। सोचो 70 क्या है? मिड पे अगर मतलब सेम 120 और 20 का मिड पॉइंट, लीनियर होता तो 70 Constant 70 होता। बराबर ड्रॉप होता, तो एक्चुअली 70 कहाँ पे आएगा? इसके लेफ्ट या इसके राइट? लेफ्ट में। लेफ्ट। लेफ्ट में तो यहाँ कहीं 70 डिग्री आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें 2 क्वेश्चन बना लेता हूं कि मिड पॉइंट का टेम्परेचर कितना है पहला। तो हम इसको ऐसे करते, मिड पॉइंट का टेम्परेचर, तो ये T 120 20, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, तो 120 माइनस T बाय R1 इज इक्वल टू T माइनस 20 बाय R2 लिख सकते हैं। यस सर। अब इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इंटीग्रेशन। तो ये हमारा एलिमेंट था, इसका ये x मानते, ये dx मानते, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होता? 1 dx अपॉन अपॉन। यही होता। हाँ, और रेजिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन kx की वैल्यू कितनी होगी? 2k into x by l। K नहीं, प्लस k 2K plus a x by L। प्लस x बाई एल 2K x by L। का x। आएगा। यस सर। हाँ सर तो अगर रेजिस्टेंस देखें तो इंटीग्रेशन बना 1 अपॉन k प्लस 2k बाय l x dx बाय e, इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन तो l बाय के ए कॉमन ले लो, समझ गए? मतलब इसी को चाहो तो t रख दो, इस वाले टर्म को t रख दो, या फिर ऐसे ही में लिख लो, कौन दिमाग लगाएगा इसमें। तो इंटीग्रेशन बना 1 अपॉन a log ऑफ k प्लस 2k बाय एल एक्स, लिमिट छापेंगे अब, और l बाय k ये कॉमन आया, l बाय 2k सॉरी, आएगा ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यस सर। अब हमें इसमें वैल्यू छापनी है, तो R1 जो लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस है उसका इंटीग्रेशन 0 से L/2 होगा, R2 का इंटीग्रेशन L/2 से L होगा, होगा। यस सर यस तो सर। ये लिखते तो L/2KA log ऑफ, सॉरी अब ये लिमिट छापनी है ना, k प्लस 2k बाय एल एक्स, छापो लिमिट 0 से L/2, क्या बनाई? 0 छापने पे k बनेगा, L/2 छापने पे 3k बनेगा, log 3। यस सर। और ये जब छापते तो क्या बनता आंसर? L/2KA, एक बार L/2 छापने पे 2 बनना चाहिए, सर 2 बनेगा। 2 बनेगा। हाँ, और सेकंड वाले में log 3/2 एक बार 2 एक बार 3, 3/2। और सही बात है, R2 छोटा आना चाहिए था, यस सर। R2 छोटा आना चाहिए। आ गया समझ में? तो अब हम मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकाल पा रहे हैं।
ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये 20, 100, 120, ये मिड पॉइंट का टेम्परेचर, ये आया log 2, ये आया log 3/2। कांस्टेंट से मतलब पड़ेगा नहीं, तो 120 माइनस टी बाय log 2, क्योंकि दोनों तरफ कट जाएंगे, t माइनस 20 बाय log 3/2। ठीक, या तो ऐसे करो या रेशो में, इनवर्स रेशो में बांट दो। ये चल रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस को। टेम्परेचर टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 120 के क्लोज होगी, 120 के से दूर होगी, है ना, दूर होगी, इनटू log 20 3/2 अपॉन log 2 प्लस log 3/2। ये चला, ये टेम्परेचर सर 20 इंटू log 2 भी आएगा ऊपर? प्लस, हाँ, प्लस 20 इंटू log 2 भी है। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। हाँ भाई। Yes, sir. तरीका आ गया समझ में? यस सर। यस सर। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको इंटीग्रेशन से निकालनी पड़ेगी। चलो, तो ये एज इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, कि जैसे हमने इस तरह के क्वेश्चन भी करे होंगे कहीं ना कहीं, इसका 20, इसका 30, इसका 50, इसका टेम्परेचर पूछा है, तो निकाल लो, रेजिस्टेंस मान के होगा यस सर। रेजिस्टेंस मान के निकाल लो। हम्म, और बस ये ध्यान रखना कि पावर, इसमें पावर फ्लो करंट के बराबर। I²R नहीं है, इसमें करंट ही पावर है, समझ गया ना? यस क्योंकि सर। यहाँ ऑब्वियसली वो थर्मल पावर है। यहाँ I² का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ करंट ही पावर है। ठीक है, तो ये T माइनस 20 20 R1 R2 R3 करके ये निकाल लोगे सब। बस बाकी क्वेश्चंस हम जैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं, कि इसका टेम्परेचर 0, इसका टेम्परेचर 100, क्लास में भी किया था मैंने शायद। और रेजिस्टेंस अब हमें टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस x पे मान के dx मान के रेजिस्टेंस निकालेंगे। याद आ गया? यस सर। 4πx² KA/L इंटीग्रेशन R1 से R2, ये नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां तक तो प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। बस अब ये समझिए कि पिछले और इसमें एड ऑन क्या हुआ है। पिछला हमने पढ़ा था, दो फॉर्मूले पढ़े थे, डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी, एक फॉर्मूला, और दूसरा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम एल। तो ये बात कर रहे थे अमाउंट ऑफ हीट, और अब जो हमने पढ़ा है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी KA T2 माइनस T1/L, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो दोनों को कंपेयर करें तो अब हम टाइम बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा किसमें। आया समझ में? यस सर। कि हम टाइम बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा वो प्रोसेस होने में। एग्जांपल दिखाता हूँ, पता नहीं मैंने क्लास में ऐसे क्वेश्चन लिए भी हैं कि नहीं। चलो, एक था सर लास्ट वाला, उसमें मतलब क्या टाइम था? का था। हाँ, जैसे ये बॉइलिंग वाटर है, ये आइस है 0 डिग्री पे, ये वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या स्टीम ले लेता हूं, इसका मास m, इसका मास n, एरिया A, L, कंडक्टिविटी K, टाइम व्हेन आइस मेल्ट्स। अब ये पूछा जा सकता है, क्लियर? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जरा इसमें ये सोचिए, जिस दौरान आइस मेल्ट होगी, है ना, हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, और हीट फ्लो का है KA T2 माइनस T1/L, यही होगी हीट फ्लो। तो ये जो टेम्परेचर 100 और 0 कांस्टेंट रहेंगे या वेरिएबल होंगे? वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट रहेंगे भाई इसके, इस तो क्वेश्चन में। कांस्टेंट है। ये बताओ, स्टीम की हीट कैपेसिटी 540 है, यस सर। इसको 80 चाहिए, उसका 1 ग्राम 540 देगा, इसका 1 ग्राम सिर्फ 80 लेगा, वो पूरी वाटर में कन्वर्ट होने से तो पहले ही पूरी मेल्ट वाटर कर में देगा। कन्वर्ट भी हो जाएगी, और ये 100 पे ही रहेगा और वो 0 पे ही रहेगा। सोच लो,
ये सोच पाए? यस हाँ सर। सर फेज आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी और इवन स्टीम कंडेंस तक नहीं होगी पूरी। हाँ हाँ सर। आया समझ बट में? उसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ाएगी ना, अरे तो मतलब पानी क्वेश्चन 100 क्या पे है? आइस 0 मेल्ट, पे क्वेश्चन क्या है? सिर्फ मेल्ट करना है। तो ये आया और ये कांस्टेंट है। तो टाइम निकालने के लिए आप डेल्टा क्यू बाय पावर, और डेल्टा क्यू है m लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन के ए बाय एल 100 माइनस 0। झिल गया ये? यस सर। यस सर। तो ये आसान क्वेश्चन था जिसमें क्योंकि रेट कांस्टेंट थी इसमें। ठीक है, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करने का तरीका ये हो सकता था कि इसके अंदर मैं आइस रख दूं, ठीक है, और ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो बाहर से ये हीट ले रहा है, कब आइस मेल्ट होगी। तो मेरे ख्याल से इसमें भी समझ में आ रहा है कि चीजें कांस्टेंट है। यार है समझ में कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो आसानी से चेंज होगा नहीं, और आइस का टेम्परेचर जब तक पूरी मेल्ट नहीं हो जाती 0 रहेगा। 0 ही रहेगा उसका। हीट बाय करंट बाय रेट ऑफ हीट, सीधे मैं डिवाइड कर सकता हूं। और हीट कितनी है? m एम लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट। और पावर k। अगर ये क्यूब होता, क्यूबॉइड होता या क्यूब होता, तो मुझे इसकी डायमेंशन देनी पड़ेगी 6a स्क्वायर। हाँ। 4 तो एरिया कितना बनेगा? 6a स्क्वायर, और लेंथ कितनी आएगी? डी। ये दी गई होगी। आ गया समझ में? और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30। 30। ये आंसर आ जाएगा। यस सर। तो ये वो क्वेश्चन थे जहां रेट कांस्टेंट थी। अब अगर रेट वेरिएबल होती, तो वेरिएबल करने के लिए मुझे क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूं मैं। देखिएगा, यहां पे वाटर एट 90, ये आइस एट 0। अब सोचो, यहां से जब हीट फ्लो होगी तो आइस जब मेल्ट होगी, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा। उसका वेरिएबल हो जाएगा। आइस मेल्ट्स, लेकिन ये टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर T वेरिएबल आएगा। यस सर। तो अब जो रेट आएगी वो वेरिएबल आएगी। तो किसी भी टाइम पे अगर एट एनी टाइम T हम निकालें तो क्या बनता? किसी भी टाइम पे इसका टेम्परेचर T, इसका 0। तो यहाँ dq बाय dt की वैल्यू KAT माइनस 0 बाय L, यही आता। यस सर। और मेरे पास एक और चीज है कि dq की वैल्यू dm इंटू लेटेंट हीट भी है। सर इस बार हीट तो अपनी उससे आएगी ना। सर वो ms डेल्टा टी आएगा हाँ सर। किसका? पानी का। अरे अरे अभी लिख रहा हूं। ये सोचो अच्छे से, ये 3 रिलेशन है हाँ। हमारे पास। हाँ 1 सर। 2 3। ये सोच पा रहे हो? यस सर। ये 3 रिलेशन है हमारे पास कि dq हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ms dt, कितना इसका टेम्परेचर लॉस हुआ, एक ये कितना मेल्ट हुआ, और तीसरा रिलेशन dq बाय dt से आया। और मेरे ख्याल से फर्स्ट और थर्ड से हमारा आंसर मिल जाएगा हाँ सर। हाँ सर। फ्रॉम 1 and 3 रिलेशन। तो dq बाय dt, तो dq की वैल्यू कितनी है? ms dt बाय dt। लॉग में आंसर आ गया KAT बाय L। तो dt बाय t इज इक्वल टू क्या बना? dt बाय t इज इक्वल टू ए बाय एम एस एल। बाय ms dt। एल नीचे नेगेटिव आएगा है, सर। एल नीचे है सर। L नीचे। ओके, अब देखो, इनिशियली टेम्परेचर इसका 90 है, फाइनली टेम्परेचर T0,
0 से t, तो ये बना log ऑफ 90 बाय टी नॉट का लिमिट मैंने पलट चुका हूं कि a बाय एम एस एल टी मिल गया टाइम। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत रहेगी, टी नॉट ये टी नॉट की वैल्यू क्या है? सेकंड और थर्ड से आ जाएगी। या तो सेकंड और थर्ड से आएगी या कॉमन सेंस से आ जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। सोचो, दोनों का मास सेम है तो हो जाएगा। हाँ मास दिया होगा ना, तो हम निकाल लेंगे इसका एम एस डेल्टा टी और उसके एम एल को बराबर कर दो, अपने हाँ आप टी सर। की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मास बराबर है तो टी नॉट की वैल्यू 10 डिग्री है। यस सर वही। सोचो, अगर मास बराबर है तो टी नॉट की वैल्यू 10 डिग्री है। ये समझ में है? यस सर। यस सर। एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एल ए टी, और डेल्टा टी कितना आ गया? 10। डेल्टा टी आ गया 80, 80 90 था तो फाइनल टी फाइनल आ गया 10। 10 या ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड डिफरेंशियल को सॉल्व करोगे यही रिलेशन आ जाएगा। फिर इसमें बीच में रॉड कंडक्ट कर रही है हीट को, ये एनर्जी नहीं लेगी? एनर्जी नहीं लेगी, ये तो जितना टेम्परेचर है ले ली ना इसने, वो तो स्टेडी स्टेट में। अरे ऐसा मानो इसकी नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट स्पेसिफिक की हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड, मतलब ये कुछ एनर्जी ना ले रही है ना दे रही है। देखो स्टडी स्टेट तो है, लेकिन रॉड का टेम्परेचर भी तो बदल रहा है, पहले 90 और 0 था, हाँ फिर सर। 10 और 0 है, तो रॉड भी ठंडी हुई है यस सर। है ना? तो कैलकुलेशन आ गई समझ में? यस सर। और टी नॉट की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथ से छोटी सी। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो अपडेट कर लेना नोट्स में इसको। ले लिया सर। और लास्ट कॉन्सेप्ट, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। ये इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई, ये पानी भरा होता, ठीक है, ये वाटर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और सराउंडिंग मान लेते हैं माइनस टी डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग, तो क्या होता? आइस बनना चालू हो जाती। यस सर। आइस विल स्टार्ट फॉर्मिंग, तो आइस स्टार्ट्स फॉर्मिंग। कहां से बनेगी? टॉप से या नीचे से? टॉप से। फ्रॉम टॉप। से लेकिन क्या होगा top कि से। आइस, एक प्रॉब्लम, आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो नीचे नहीं पहुंच पाएगा। बैड कंडक्टर मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि परफेक्ट इंसुलेटर है, लेकिन बुरा कंडक्टर है। बुरा कंडक्टर है तो ये तुरंत के तुरंत पूरा जम नहीं पाएगा, ऊपर से जमना चालू होगा। क्लियर? आइस बैड कंडक्टर नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता आइस को बनाए रखना, है ना? काफी देर में मेल्ट होती है ना आइस। यस सर। आइस बुरा कंडक्टर है, इसलिए ये पानी तुरंत के तुरंत नहीं जमेगा। लेकिन एक मैं डिपोजिशन ऑफ आइस, डिपोजिशन लेयर थिकनेस का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ? 0 लेयर से होगा टी के साथ, ये थिकनेस कैसी बननी चाहिए ग्राफ में? हो जाएगा आगे चल के। कांस्टेंट हो जाएगा मतलब कुछ देर। ऐसे चलेगा या ग्राफ ऐसे आएगा या ऐसे आएगा? 1 नीचे वाला 2 3, कौन सा आएगा? थर्ड वाला। टी वाला। आया समझ में? यस सर। वजह समझ गए? क्योंकि आइस बनती जाएगी, वो फर्दर फ्लो को रोकती जाएगी, तो स्लो हो जाएगी प्रोसेस। अच्छा हाँ सर अब वो हमें ये पता नहीं कि टाइम इन्फिनिटी लगेगा कि नहीं, हम नहीं कह सकते। जब तक हम एक्सप्रेशन ना निकाल लें हम टाइम नहीं निकाल सकते कितना लगेगा। बात आई समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा क्योंकि आपको ये पता थोड़ी चल रहा है कि ये ग्राफ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का है, कि रूट एक्स का है, कि लॉग एक्स प्लस 1 का है। मुझे थोड़ी फील सी आ रही है ई की पावर वाला। ये समझ पा रहे हो ना? देख के हम नहीं कह सकते इनमें से ये किसका ग्राफ है। मतलब log x
मैंने किस तरह किसका दिया। सर इसका रीजन एक बार बता देंगे आप, थर्ड वाला क्यों बना था? थर्ड वाला प्रोसेस स्लो हो जाएगी ना। इनिशियली आइस बिल्कुल इतनी लेयर है, ये वाटर है, हीट ऐसे फ्लो कर रही है। कुछ देर बाद आइस की लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, इतनी आइस लेयर हो गई। अब हीट ऐसे फ्लो करेगी तो अब हीट कम फ्लो हो पाएगी ना, क्योंकि आइस बुरा कंडक्टर है। जितनी ज्यादा आइस डिपॉजिट हो जाएगी, हीट फ्लो होना उतना मुश्किल हो जाएगा। वैसे अंदर से बाहर जा रही है हीट, तो उतना वो हीट को रोकेगी, और उतना हीट को रोकेगी तो उतना ट्रांसफर को स्लो कर देगा। सर अपन ऐसे भी कह सकते हैं ना कि आइस के अंदर के पार्टिकल है ना, वो स्टेडी स्टेट में रहते हैं ज्यादातर, मतलब वो इतने अच्छे से मूव नहीं करते, इसलिए वो हीट अच्छी ट्रांसफर नहीं हो पाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली लॉजिकल लॉजिक है। वजह सॉलिड के भी तो बिल्कुल मूव नहीं करते, जबकि स्टील की कंडक्टिविटी तो काफी हाई होती है। अच्छा, ओके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सर तो मतलब जितनी ज्यादा ऊपर आइस जो है वो हार्ड होती जाएगी, उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर उसका कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आइस बुरा कंडक्टर है। आइस की लेयर की थिकनेस जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा ना हीट को फ्लो होने में। ठीक सर। ठीक है, क्योंकि आइस ही रोक रही है। वाटर तो अच्छा कंडक्टर है, ठीक ठाक कंडक्टर है, और वाटर एक्चुअली कंडक्टर नहीं, कन्वेक्शन की वजह से बहुत जल्दी हीट एक्सचेंज कर लेता है पानी। लेकिन आइस में कन्वेक्शन पॉसिबल है नहीं, और कंडक्शन उसका स्लो है। ये स्टेटमेंट समझ में आया? कन्वेक्शन आइस में नहीं हो सकता, हाँ क्योंकि कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। क्योंकि और इसमें कंडक्शन के पार्टिकल्स फ्लो पॉइंट नहीं ऑफ कर व्यू से पाएंगे। आइस बुरा कंडक्टर है। अब वाटर भले कंडक्शन में बुरा हो, कन्वेक्शन में तो अच्छा है, तो Yes, ओवरऑल sir. वाटर में तो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में आइस आ गई तो, आया समझ में? तो क्वेश्चन है इसमें, टाइम व्हेन वाटर फ्रीजेस फुल्ली। तो लग ऐसा रहा है कि शायद इन्फिनिटी आंसर आएगा, लेकिन हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये ऐसा है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, -T। तो किसी भी समय पे मैं मान लूं कि x अमाउंट ऑफ आइस डिपॉजिट हो चुकी है। लेट एट एनी टाइम t x अमाउंट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, 0। एरिया मान रहा हूं A। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, dq/dt इज इक्वल टू k A t, एक्चुअली 0 - -t बाय x। सोच लो अच्छे से। यस सर। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई इसमें, वेरिएबल x है और टाइम है और q है, 3 वेरिएबल हैं, तो किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। तो हम किसको हटा सकते हैं? एक रिलेशन और चाहिए। बताओ। लेटेंट हीट। हाँ, तो लेटेंट हीट वाला रिलेशन, मतलब हमने माना कि dt टाइम में, लेट इन dt मोर टाइम, dt टाइम dx लेयर डिपॉजिट्स। तो हम लिख सकते हैं इस dt टाइम में जो dq फ्लो हुआ है वो dm इंटू लेटेंट हीट है, और dm है रो a l, सॉरी रो a dx l। सोचो अच्छे से। Yes, sir. यही रिलेशन चाहिए था। यस सर। फ्रॉम 1 and 2 dq को छाप दो, रो a l dx बाय dt, k a t नॉट बाय x। और यहां से अगर टाइम निकालना है तो रो a कट गया दोनों जगह, देखो
ए कट गया तो रो एल बाय के एक्स डी एक्स डी टी, 0 से t, 0 से हाइट h, और आंसर रो एल बाय के एच स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू टी। देखो रूट एक्स का ग्राफ है, हाइट h रूट टी पे डिपेंड कर रही है। तो जो ग्राफ हमने कहा था ये दरअसल h और t का पैराबोला है। तो ऐसा कोई रूल नहीं था कि हमेशा वैसा बनना ही था। एक्सपोनेंशियल बनता है जब रेट उसके खुद के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो रेट dx की रेट dx के प्रोपोर्शनल नहीं है, dx नीचे चला गया है, x नीचे चला गया। देखो एनीवे ये फंक्शन निकाल के पता चलेगा कि ये आंसर आएगा। हाँ यहाँ एक खास बात देखो, एरिया वाला टर्म कट गया। लॉजिकली सोच सकते हो कटेगा, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करना था। नहीं सोच पाए? हाँ सर। नहीं नहीं बहुत आया ही सर। सिंपल है रे, ज्यादा बहुत ही रेट सिंपल है। इंडिपेंडेंटली हर पार्ट अपनी हीट अलग नहीं फेंक रहा होगा। दो लेक मान लो, बीच में से एक लाइन खींच दो, एक लेक L1 कर लो, एक लेक L2 कर लो, तो दोनों लेक में एक साथ आइस जमा होगी। Yes, sir. हाँ ऐसे 50 लेक कर दो तो सब में भी एक साथ जमा होगी, क्योंकि हर पार्ट अपनी इंडिपेंडेंटली हीट फेंक रहा है। ठीक है सर, आप आए। यस सर। क्योंकि अगर एरिया डबल करोगे तो हीट दुगनी फेंकेगी, बिल्कुल सही है, लेकिन दुगना मास भी तो जमा करना पड़ेगा। हाँ सर। तो एक ये चीज अपडेट कर लेना, क्वेश्चन की तरह, इसको थ्योरी की तरह नहीं, क्वेश्चन की तरह ही मानना। बस यहाँ मुझे कुछ चीजें बतानी थी। एक तो आइस बुरा कंडक्टर होती है, दूसरा यहाँ क्या हो रहा है कि समय के साथ आइस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो कंडक्ट नेट रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, प्रोसेस स्लो होती जा रही है। और हर प्रोसेस जो समय के साथ स्लो हो जरूरी नहीं इनफाइनाइट टाइम लेगी। स्क्रीनशॉट ले लो। और दरअसल बताऊं, ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं था। याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो पानी बाहर निकल रहा था, कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा। तो जब हाइट ज्यादा है तो स्पीड मोर है, हाइट कम है तो स्पीड Speed लेस है। decrease हो जाएगी. तो इसमें भी रेट कम हो रही है, मतलब इसमें भी हाइट h का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। इनिशियली हाइट तेजी से कम होगी, फाइनली हाइट ऐसे कम होगी। लेकिन आपको ये थोड़ी पता चल रहा है कि ये ग्राफ इन्फिनिटी पे टच करेगा, कि हो सकता है फाइनाइट टाइम में ही टच कर जाए। यस सर। तो इस केस में भी जब हम निकालते थे हाइट h कब होगी, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन था? √2gh। इसकी √2gh है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? याद नहीं होगा वैसे। A by एरिया का रेशो स्मॉल ए, इसका कैपिटल ए, A1 V1 A2 V2, यस सर, कंटिन्यूटी। और ये V डैश को dH/dt लिख लें। यस सर। फिर से सॉल्व करने पे आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि dH के नीचे √h टर्म आ रहा है। सोचो, तो h0 से 0 करते तो 2√h0 आंसर बना। यस सर। तो इन्फिनिटी तो नहीं आया ना, टाइम फाइनाइट आया, और टाइम √h पे डिपेंड कर रहा है। parabola ठीक, वापस. तो फिर से वापस पैराबोला है। और इससे कंक्लूजन मत लगा लेना कि पैराबोला बनेगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्लूइड के रिवीजन में डिटेल में बात करेंगे। बस
मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, हमेशा से मत सोच लो कि अगर किसी चीज की रेट टाइम के साथ स्लो होती जा रही है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, वो कुछ और भी हो सकता है। वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब था जब उस चीज की रेट खुद क्यू पे डिपेंड कर रही थी, ये एक्सपोनेंशियल। लेकिन सोचो अगर उस चीज की रेट माइनस के रूट क्यू पे डिपेंड करती तो पैराबोला बनता ना। यस सर। यस सर। और जरूरी नहीं इस पे वो किसी और पे भी डिपेंड कर सकती थी, जैसे माइनस के क्यू पे 1/3 2/3 कुछ ऐसा होता तो आंसर कुछ और बनता। चलो तो कहानी से शिक्षा मिल गई होगी इससे। चलो हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत? एक जगह मैंने शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ किया था। सर इसमें आपने है ना एक चीज बोली थी सर, जैसे कि आपने बोला था कि जो रॉड होती है उसमें है ना इलेक्ट्रो, अगर अपन एक जगह पे हीट दे दे एक पार्ट पे तो वो इलेक्ट्रॉन भी है ना ट्रांसलेट कर जाते। सर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेट कर जाएगी तो करंट नहीं आया? आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन काफी कम, ना के बराबर आता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन गर्म से ठंडे में मूव करते हैं और उसकी वजह से एक करंट भी डेवलप होता है। वो पहले अपने सिलेबस में हुआ करता था, सी बैक इफेक्ट कहते हैं उसको। मतलब ये क्या है कि ये हॉट से कोल्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और एक छोटा सा एक करंट आता है, असली वाला करंट। अच्छा, वो सी बैक इफेक्ट है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, काफी छोटा होता है। केमिस्ट्री में थर्मोकपल अगर नाम सुना हो कभी तो? नहीं सुना हो सर। तो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं है फिर सिलेबस में। हाँ, इन चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं? चलते अगले में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑपर, ये हो गए थे चारों? हाँ सर होगा। हाँ सर। हाँ, एक जगह मैंने L/2K का 2K खा लिया था, स्टार्टिंग वही में तो कहीं था वो सर। स्टार्टिंग में ही खा लिया था क्या? ये शायद यही है 2L/2K। हाँ तो कैलकुलेशन बदल जाएंगे, है ना, शायद आंसर भी बदलेगा सर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है? रफली। हाँ, तो ये इसमें ही है ना, 2K/2A, तो ये R बनेगा, और ये कितना है, R/3। तो ये R है, ये R/3 है, ये 120 है, ये 30 है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको x मानो, इसको 3x रेजिस्टेंस मानो, तो 4x जाने पे 90, तो x जाने पे 22.5। यस सर। क्या है समझ में? तो ये आंसर आना चाहिए था बीच में। सर लेकिन जो ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है सर उसके आसपास की एयर का तो टेम्परेचर बदलता होगा ना? बदलेगा ना, लेकिन पूरे एटमॉस्फेयर का तो वही है ना। चलो, तो लेक्चर में आप कोई दिक्कत तो नहीं? सर खत्म हो गया? हाँ, सर। सर उसमें जब आप है ना हीट दे रही थी 400 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आपने रॉड रखी थी तो उसमें है ना रॉड का भी 400 हो गया था सर, तो सर मतलब उसमें रॉड के एक बराबर नहीं एंड का बची? 400 हो गया था जो आग के कांटेक्ट में, इसका कुछ कम होगा, हो सकता है इसका 150 ही हो, तो ये टेम्परेचर लीनियरली गिर रहा होगा। नहीं तो तो ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, और ये एटमॉस्फेयर को दे रहा तो आग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है ना 400? है। आग का तो कांस्टेंट है ही ना। इसका क्वेश्चन नहीं क्या थोड़ा है तुम्हारा? आग का नहीं गिरेगा थोड़ा? ये क्या कह रहे हो यार? आग का तो मेंटेन किया होगा ना किसी ने। हाँ वो मेंटेन भी हो। और जो गैस जलाते हैं घर पे, उसका टेम्परेचर बदल थोड़ी जाएगा, उस पर कुछ बर्तन चढ़ा दोगे तो। हाँ वो तो मतलब वो प्रोवाइड हो ही रहा है लगातार। Yes, sir. सर डाउट ये था इसमें कि हम लगातार हीट देते जा रहे हैं तो भी बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम बाद। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा मतलब ऐसा होगा जैसे ये इसमें 400 है, इसका 400 बराबर हो गया, ठीक है।
इसका Yes, 150 है, सराउंडिंग का 20 है। ठीक है, तो अब ये स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि ये 400 से 150 जितनी हीट दे रहा है ये एज इट इज पूरी हीट सराउंडिंग में फेंक दे रहा है, इसीलिए हर पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है। इनिशियली क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं सीधे 150 आ गया होगा। ये 20 है, ये 20 है, ये 400 है। ये हीट जितनी दे रहा है उससे कम फेंक रहा है, मतलब पार्ट ऑफ हीट ये खुद एब्जॉर्ब कर रहा है जो इसके हाँ। टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज हो रहा है, इसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ के इतना हो गया। आ गया समझ में? और एक बार वो स्टडी स्टेट आ गई, जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, तो अब रेट जिस रेट से अंदर आ रहा है उसी रेट से बाहर जा रहा है। फिर तो नहीं हम बढ़ पाएगा। इस समय के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, इसी स्टडी स्टेट कह रहे हैं कि टाइम के साथ टेम्परेचर हर जगह का कांस्टेंट हो चुका है। मतलब वो इंडिविजुअली कोई हीट ना ले, बस अब देते जाए सब। जो हाँ, काम जितना आए। ले रहा है वही करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, जितना चार्ज अंदर आया उतना बाहर फेंक दिया, चार्ज स्टोर नहीं किया। अच्छा ठीक है। ठीक है, और अगर स्टोर कर रहा होगा तो उस पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ बदलेगा, रिलीज हाँ। कर रहा होगा तो Yes, sir. घटेगा, तो स्टडी स्टेट कहाँ आई? यस यस सर। बस स्टडी का मीनिंग समझो, कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक है, तो हम इसको ये कह रहे हैं टेम्परेचर इसका स्टडी बट नॉन यूनिफॉर्म। ये समझ में आया? हाँ, यूनिफॉर्म सर। वर्ड पोजीशन के साथ यूज करते पोजीशन के हैं, साथ होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन स्टडी है। सर ठीक है? सर वैसे स्टोर तो वैसे इस शब्द अपन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वैसे हीट तो स्टोर थर्मल एनर्जी वर्ड यूज कर लो, थर्मल एनर्जी कर लो। चलो, डिस्कशन को कुछ था सर आपने एचसीवी भी दी थी। और एक मिनट, जो ये शीट है इस कोशिश करना बहुत सारी मैक्सिमम शीट ये जो थर्मल कंडक्शन वाली है दिमाग में हो जाएगी, एटलीस्ट आंसर तो दिमाग में मिल ही जाएंगे। कल मैं डिस्कशन में भी करके दिखाऊंगा ऐसे। यस सर। और एक्यूरेसी पे फोकस करना, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मुश्किल हो। अब मुझे क्या चाहिए, डाउनलोड्स कहाँ गया? थर्मल फिजिक्स कहाँ गया? वापस इसमें जाना पड़ेगा मुझे। एक बुक डीसीटी होगी कोई सी? चलो, कौन सी डीसीटी थी? थर्मल एक्सपांशन वाली है ना? कैल्यूमेट्री। कैलोरीमेट्री का तो मैं डिस्कशन कल का डाल चुका हूं, उसको ही देख लो जो बैच 2 वाले हैं। हाँ और अगर देख दिक्कत हो तो, कोई कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, तो मैंने कल ही डाल दिया था ना। लगता नहीं, क्योंकि कैलोरीमेट्री थर्मल में कोई ऐसा एक्सपेंशन का डिस्कशन हो चुका था शायद। बैच 2 का हो चुका है, बैच 1 का नहीं हुआ, 1 और 3 का नहीं हुआ। और इसमें मुझे क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे कुछ। तो बैच 1 और ऑनलाइन बैच वाले रुक जाओ, बैच 2 वाले कैलोरीमेट्री का देख लो डिस्कशन। सर। एचसीवी डिस्कस कर लो पहले। सब बेस्ट वाले चले। क्या था आज HCV मतलब में क्या था? आज आपने आज मैंने सॉल्व एग्जाम HCV दी थी, क्वेश्चन दिए थे। सॉल्व एग्जाम कल कौन से? आज के हीट ट्रांसफर के। दिए थे मैंने? नहीं सर, उसकी कैलोरीमेट्री नहीं मतलब वो मॉड्यूल में लिखा था नीचे। वो तो आज करने के लिए दिए हैं ना। वही तो सर हम- करने के लिए। तो होमवर्क में दिए होंगे ना? हाँ सर वही। हाँ, वो लिखा था, डिस्कशन में करूंगा मैं, मुझे नहीं लगता ऐसा लिखा होगा मैंने। नहीं लगता। तो कल करेंगे अपना। और तो वैसे श्याम- दिक्कत आएगी नहीं हीट ट्रांसफर के मॉड्यूल में? सर थ्योरी एक बार एक छोटा सा डाउट था थ्योरी में उसमें किसका? एचसीवी का। एक मैं समझ गया, वो होगा पानी वाला, कि पानी एनिमल वो मरते क्यों नहीं, वो वाला होगा। हाँ बोल। हाँ, वो ऐसा है, देखो कि काफी ये एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो हमने देखा कि डेंसिटी टेम्परेचर के साथ 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती, ये एनिमल्स के लिए काफी बचाने वाली चीज हो जाती है। क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर जैसे -10 डिग्री हो गया,
और अगर पूरे का -10 हो जाता तो पूरे में आइस आ जाती, और पूरे में आइस आ जाते तो ये तो निपट ही गए, ये निकल लिए, जम गए वहां। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि देखो, नेचर अपने आप को बचा लेती है। कैसे? 2 तरीके से। पहले जैसे इसका टेम्परेचर 10 था, अब गिरते गिरते मान लो -10 हुआ, तो इसका टेम्परेचर भी 10 से गिरते गिरते कुछ हुआ होगा। तो पहले 0 से पहले 4 डिग्री का नंबर आएगा, और 4 डिग्री वाला पानी भारी है तो नीचे चला जाएगा। ये मानते हो? यस सर। और नीचे वाला पानी अपना 4 डिग्री पे है। अभी मान लिया हमने पूरा 4 डिग्री पे है, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। अब ये गिरना चालू हुआ, तो टेम्परेचर गिरेगा तो ये 4 डिग्री से मान लो 3 डिग्री हुआ, तो ऊपर का पानी ऊपर ही रहेगा। फिर 2 डिग्री हुआ, ऊपर का पानी ऊपर ही रहेगा। ये मानते हो? डेंसिटी कम है क्योंकि। और हाँ, और जो सबसे भारी है नीचे, इसको 3 डिग्री बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे नीचे पहुंचने में टाइम लगेगा। और अगर ये -10 हो गया और तो ये आइस बनने लग गई, और आइस चूंकि बुरा कंडक्टर होती है, तो इस 4 डिग्री को कम करने से पहले इसकी लाश पर से गुजरना होगा। समझ गए? पहले इस आइस को खत्म करना होगा। लेकिन आइस क्या है? बहुत हीट है, हीट जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होती जा रही है, और एनिमल्स चालाक, वो नीचे चले जा रहे हैं, फिर बच जाएंगे। तो और बहुत ही कम चांस है कि पूरी आइस को खत्म कर दे और नीचे का नंबर आ जाए और ये निपट जाए। और हो गया तो ठीक है, हो भी जाता है, वही तो आइस एज है। अच्छा। लेकिन वो नौबत आ नहीं पाती, क्योंकि जब तक ये होगा तब तक वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगता है बाहर का। सर इसमें तो देखो, 2 चीजें एक साथ काम कर रही हैं। 4 डिग्री पे सबसे भारी है, तो सबसे जो 4 डिग्री वाला हमेशा सबसे नीचे रहेगा, और सबसे नीचे रहेगा तो सबसे नीचे वाले को टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि सबसे नीचे तक पहुंचने के लिए पहले आइस बनेगी, और आइस बनेगी तो तब तक तो बच ही जाएगा। मतलब दिक्कत उनको कब है? जब वो पानी आइस में कन्वर्ट हो गया, तब एनिमल्स को दिक्कत है। जब तक वाटर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सर डेंसिटी का ऑक्सीजन कम होती बता है। देंगे इसमें। डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे भारी है तो नीचे रहेगा ना 4 डिग्री वाला। अगर ये 4 डिग्री वाला ऊपर रहता तो वो सबसे पहले वही फ्रीज हो जाता। 4 डिग्री वाला क्यों भारी होता है सबसे? इसका कोई वजह नहीं, इसका तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है। सर तो हीट नीचे से ऊपर भी तो जा सकती है 4 डिग्री से अरे नीचे से ऊपर ही जा रही है। अच्छा, नीचे से ऊपर ही जा रही है। ये 4 डिग्री है, -10 से नीचे से ऊपर जा रही है, तभी तो फ्रीज हो रहा है। लेकिन ये फ्रीज होता जा रहा है और ये हीट जाना मुश्किल होती जा रही है, और फ्रीज हो गया और मुश्किल हो गया। अच्छा। उसने एक तरीके से, आइस ने एक कवरिंग बना रखी है इसको, जो कवरिंग और ताकतवर होती जा रही है। आइस ब्लैंकेट बन गया, सोच लो ये। और ऐसा ब्लैंकेट जो थिक होता जा रहा है, तो इसको हमेशा बचाए रखेगा वो। सर नीचे का टेम्परेचर कम ही नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि नीचे तक का नंबर ही नहीं आ पाएगा। सर जो 4 डिग्री वाला पानी होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती होगी। काफी नहीं, बाकी से ज्यादा होती। हाँ बाकी से मतलब ऊपर वाले से। इतना नहीं होता कि 1 लीटर पानी 10 किलो का हो जाएगा, मतलब बाकी से भारी होता है, इसलिए वो सबसे नीचे चला जाता है। और चूंकि सबसे नीचे है तो उसको और ठंडा करना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर आइस का ब्लैंकेट बन जाएगा, तो उसको आइस बनाना और भी मुश्किल है। तो इसमें अगर अपन टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। 4 डिग्री से कम करोगे तो हाँ कम होती लेकिन जाएगी। वो ऊपर रहेगा। हाँ तो पहले ऊपर वाले में आइस बनेगी। अच्छा। तो मतलब एक बार जैसे आइस जम गई ऊपर, तो मतलब नीचे का टेम्परेचर करना नियरली मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आइस रोकेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे होगा नहीं, टाइम के साथ नीचे भी आइस बनती जाएगी, लेकिन वो प्रोसेस होने में टाइम इतना लगता है कि जब तक कि बाहर का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। समंदर है, छोटा मोटा लेक नहीं है। इवन लेक में सोचो, ये जैसे डल लेक है एक्सेट्रा, इन सब में ऊपर बर्फ की लेयर जम जाती है, लेकिन नीचे स्टिल पानी रहता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स निपटते नहीं है, वो नीचे घूमते रहते हैं।
सर एक डाउट ठीक था है। कि प्रेशर का फर्क पड़ता होगा नीचे जाने पे, बिल्कुल, रो GH। है ना? तो फिर प्रेशर जितना ज्यादा होते जा रहा है तो फिर ऑक्सीजन भी कम होते जा रहा है। ये कैसे पता चला प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है? ये कौन सा रूल है? नहीं सॉरी, बढ़ेगा वो केमिस्ट्री में। बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने बढ़ेगा। पे इवन सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हाँ बढ़ेगी मतलब। तो अच्छी बात है ना। हाँ फिर तो अच्छी बात है। हाँ। और वो तो पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, उनको यहाँ से थोड़ी खींचनी है। हम्म। मतलब मार नहीं है तुम्हें मछलियां, है ना, हर हाल में कैसे भी हो जाए मर जाए, खा लें वो। ठीक है, चलो। सर अगर पानी की डेंसिटी 4 पे मैक्सिमम नहीं होती तो भी बर्फ ऊपर जमती, तो उससे अरे ऊपर जमती, डेंसिटी का क्या लेकिन नीचे फायदा? 4 डिग्री वाला नहीं रहता ना। अच्छा, नीचे ये 0 क्यों डिग्री मान रहे हो वाला कि रहता नीचे है। नीचे भी जम जाती है ना। नीचे 0? हाँ, जमती नहीं, लेकिन टेम्परेचर वो आ जाता, मतलब जमती बाद में। तो लेकिन फिर क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हाँ? रहता ना। अभी क्या है कि रिलेटिवली 4 डिग्री तो सर्वाइवेबल है ना। नहीं, जैसे आपने पहले बताया था कि पहले आइस ऊपर जम जाएगी, फिर नीचे टेम्परेचर चेंज धीरे से होगा, तो हाँ, वो उससे 4 डिग्री मतलब डेंसिटी का क्या लॉजिक है? डेंसिटी का तो 4 डिग्री बेहतर है ना 0 डिग्री से यार। अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत तो बेहतर है ही। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बेहतर है, क्योंकि अंदर का लिक्विड भी जमने लगेगा उनके अंदर, जो पानी का कंटेंट होगा हल्का सा वो हीट लूज करेंगे, अंदर जम जाएगा। हाँ मतलब मर अभी 4 डिग्री पे तो जाएंगे। उधार बैठा है वो, सही। 0 डिग्री पे। 4 डिग्री पे 4 से 0 होगा, उसके बाद ये घटना घटेगी। चलो। और ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब कि अगर वो पानी के अंदर मोशन वगैरह कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, ये तो गलत है, गलत है, सॉरी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चलो तो आ जाओ ये एक्सपांशन वाले पे, बाकी लोग चले जाओ, जिन्होंने ये शीट डिस्कस कर ली वो लोग चले जाओ। बेस्ट टू वाले शाम हाँ शाम को, जिनका थर्मल एक्सपांशन डिस्कस हो गया ना, क्लास में हो गया था ना डिस्कस, तो जिनका हो गया वो फिर से क्यों बैठोगे। चलो ये थर्मल एक्सपांशन की शीट में आ जाओ इलस्ट्रेशंस पे। तो पहले पेज पे एक पॉइंट आउट था कि मर्करी थर्मामीटर विद सिलेंड्रिकल बल्ब आर मोर सेंसिटिव देन द स्फेरिकल बल्ब। क्यों? शीट के पहले पेज पे एक पॉइंट लिखा था कि हाँ बता रहा हूँ कहाँ लिखा है। हाँ ये ऐसा है कि देखो, थर्ड पॉइंट। अगर बल्ब ऐसा बनाया और बल्ब ऐसा बनाया, तो जैसे इसको मुंह में डालोगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए और इसको डालोगे, तो सरफेस इन कांटेक्ट काफी कम आएगी, इसकी सरफेस इन कांटेक्ट ज्यादा आएगी। तो जितनी सरफेस इन कांटेक्ट आएगी उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर होगी, इसीलिए ये डालते हैं, ये बनाते हैं। हाँ, इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ये लिखी है कि मरकरी थर्मोमीटर अगर हमने यूज किया, ये मरकरी थर्मोमीटर है ना, तो ये हम 100 डिग्री पे करते हैं यूज, 0 से 100 या 150 तक। अगर हमने इसको किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया जो खुद 500 डिग्री पे, तो विल इट वर्क? हमने क्या किया, इसकी रेंज बढ़ा दी, अच्छी खासी कर दी। तो आप नॉर्मल मर्क्यूरी थर्मोमीटर को बड़े टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि करोगे तो मर्क्यूरी एवेपोरेट कर जाएगी, लिक्विड फॉर्म ही नहीं रहेगा। हाई टेम्परेचर पे मर्क्यूरी एवेपोरेट कर जाती है, इसीलिए हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक बेहतर जुगाड़ है इसमें, कि हम क्या करें कि ये इसमें मर्क्यूरी भरी थी, अगर यहां पे हाई प्रेशर न्यूट्रल गैस भर दें, तो याद करो कि प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या अंतर आता है, बढ़ता है घटता है? केमिस्ट्री बढ़ता है। लेकिन तुम लोगों को ये क्यों नहीं पता यार? बड़ा सोचो, सिंपल कि एवेपोरेशन क्या है, यहां से भागना, यहां से मॉलिक्यूल का भागना, यही तो एवेपोरेशन है। और अगर ऊपर से आप हाई प्रेशर लगा दोगे तो मॉलिक्यूल का भागना मुश्किल हो जाएगा ना। तो जितना ज्यादा प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा
तो हम हाई प्रेशर भर देते हैं तो एवेपोरेशन मुश्किल हो जाता है, तो हम हाई टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये पढ़ो। लिमिट हम इतनी बड़ी बढ़ा पाए क्योंकि ये एलिवेट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपको 2000 या 5000 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए तो इस पे तो कोई कुछ नहीं कर सकते, इवन कांच भी निपट जाएगा। तो यहां हम रेडिएशन का लॉजिक यूज करते हैं जो लास्ट डीसीटी में पढ़ेंगे। ये रेडिएशन से निकालते हैं फिर हम इसका टेम्परेचर। जैसे सन का टेम्परेचर कैसे मेजर किया, तो अब वहां तो आप कुछ भी ले जाओगे सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। तो फिर हम कैसे 5000 10,000 डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस ये मेजर करते हैं, तो इसका आंसर मिलेगा लास्ट डीसीटी। इन्हीं को हम पायरोमीटर कहते हैं। पायरो मतलब आग, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1 आंसर दिए हैं पूरे दिए। चलो इलस्ट्रेशन में बताओ 3 4 5 कोई डाउट? सर जो इलस्ट्रेशन 6 है उसमें उन्होंने गलती कर दी है। इलस्ट्रेशन 6 में? हाँ सर, उसमें जो एक का डायमीटर दिया है, एक का रेडियस दिया है। हाँ सर 6 में डाउट है। तो जो डायमीटर क्योंकि 2 वो दिया दोनों डायमीटर है, वो रेडियस या दोनों रेडियस कर दो या दोनों डायमीटर कर दो, इतना थोड़ी अंतर आ जाए। आ गया सर, डायमीटर बहुत अंतर इसको है। डायमीटर कर दो, इसको डायमीटर कर दो, वो गलत छप गया है बस। नीचे जो रेडियस है उसको डायमीटर कर, देखो कैलकुलेशन में भी समझ में आए। हाँ एक्सरसाइज 2 हो गए? हो गया। इलस्ट्रेशन 7 8 हाँ 7 में डाल गए। 7 में सिंपली एक कॉपर इतना है और एक इतना है। अगर दोनों का टेम्परेचर बढ़ाओगे सेम तो वॉल्यूम एक्सपांशन तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो सिर्फ टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर जितना उतना बढ़ेगा, तो सेम टेम्परेचर पे सेम चेंज आएगा, सेम एक्सपांशन। पहला तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस है। लेकिन जब हम सेम हीट दे रहे हैं, हीट दोनों को बराबर दी, तो ये टेम्परेचर चेंज अलग अलग आएगा। इसका डेल्टा T1 और इसका डेल्टा T2, कौन ज्यादा गर्म होगा वॉल्यूम। बताओ क्यों? क्यों हॉलो गर्म होगा ज्यादा? तुम लोग यार आंसर नहीं देते यार, बिल्कुल नहीं सोचते। क्या करोगे डेंसिटी एग्जाम में? सेम है तो उसका मास कम होगा। हाँ, मास कम होने की वजह से। देखो पेपर मुझे नहीं देना है तुम्हारी जगह, पेपर तो तुम्ही को देना है। तो मास कम है तो टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, तो हॉलो विल एक्सपांड मोर। दिया तो है एक्सप्लेनेशन। फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट हॉलो विल ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, दिया तो था। हॉलो का मास कम है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। चलो एक्सरसाइज 3 अल्फा 1 अल्फा 2 और दूसरी डायरेक्शन में भी अल्फा 2, तो नेट ये आ जाएगा। कौन सा है ये आंसर? चेन्नई। यूनिट का ध्यान रखना, ये इसको 2.31 है और ये 0.13 है। चेन्नई इंटू 10⁻⁷। सेकंड का आंसर फ्रैक्शनल चेंज इन आगरा। डेंसिटी, आगरा। घटेगी डेंसिटी टेम्परेचर के साथ। इलस्ट्रेशन 9 10 11। 9 तो टप्पा है, 10th हुआ। यस सर। कब सिंक होगा? जब डेंसिटी बराबर हो जाएगी दोनों की, ठीक है। यस सर। डेंसिटी दोनों की बराबर कर दो। इसकी 6.5 है, इसकी पता नहीं कितनी है दूसरे की, शायद इससे निकाल लेंगे, है ना। ये 4.4 है और उसकी 6.5, तो 1 - गामा डेल्टा T
1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी, दोनों बराबर कर दो। शायद किसी का नेग्लेक्ट करना है स्फीयर का, तो ये चीज कैलकुलेटर सॉल्व कर लो। एक्सरसाइज 4 हो गया। यस सर। इसका 5 हो गया। ये वैसे हमने h निकाला था, डेंसिटी के रेशो से आया था। यस सर। h इज इक्वल टू टोटल h इंटू सिग्मा बाय रो। सिग्मा बाय रो 1 प्लस h 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सिग्मा 1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी, और रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये h ओरिजिनल 1 प्लस गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा, ये h डैश। तो डेल्टा h पूछा है, तो h ओरिजिनल गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। h ओरिजिनल कितना था? 40 सेंटीमीटर हाइट है और 40। डेंसिटी का रेशो 3.2 13.6। गामा माइनस 2 अल्फा अब छाप देना अपने आप में से। चलो हीटिंग मेटेलिक स्केल, ये समझ में आया मेटेलिक स्केल वाला लॉजिक? यस सर। हीटेड सर, स्केल सर। तो इट विल रीड लेस, ये समझ रहे हो? स्केल बड़ा हो गया तो रीडिंग कम आएगी देन एक्चुअल लेंथ। ये सोच पा रहे हो यस सर। कि गर्म करने पे स्केल एक्सपांड होता है तो रीडिंग इसकी कम आती है। क्वेश्चन में आएगा भी। पाई मेटेलिक स्ट्रिप आ गया समझ में? यस सर। हाँ, वो अल्फा कि 1 एक तरफ अल्फा अल्फा 2। कम है, एक तरफ अल्फा ज्यादा है, तो जो ज्यादा एक्सपांड करेगा उस तरफ, जैसे ये शेप आ गया, इसका मतलब ब्रास एक्सपांड मोर। तो अल्फा ऑफ ब्रास इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील, इस फिगर के हिसाब से। और ठंडा करोगे तो उल्टी तरफ मुड़ेगा। इलस्ट्रेशन 11-12 क्लास के क्वेश्चन हैं लगभग। एक्सरसाइज 5। सर ये पहले वाले में डाउट था एक्सरसाइज 5 के। पहले तो ये 0 है, ये 100 है, ये 0 है, ये 50 है ना? सर पिछला इलस्ट्रेशन ही था। ये तो इलस्ट्रेशन पहले तो लो इलस्ट्रेशन है, वो वैल्यूज मैनेज कर लो अपने हिसाब से। डेल्टा Okay, L1 sir. प्लस डेल्टा L2 होगा, और क्या डेल्टा L, ओके सर। दोनों का अलग निकाल के जोड़ दो। सर वो एक Okay, बार sir. पैरामेट्रिक स्ट्रिप बता दीजिए। एक मिनट। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, यस सर। पहले ये देखो, ये वीडियो छोटा सा। ये जो पतली सी स्ट्रिप है ना, दो अलग अलग मेटल से बनाई गई है। जैसे एक तरफ कॉपर होगा, एक तरफ आयरन होगा, कोई भी दो स्ट्रिप हो सकती है। पर गर्म करो, ये आंटी जी गर्म ही नहीं कर रही। देखो ये समझ में आया, गर्म करने पे एक तरफ बेंड हो गई। पहले तो ये दिखने में ऐसी होती है ना। सिमुलेशन में देखा था। छोड़ो, ऐसे ही समझ लो। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप ऐसा होता है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट कोई दूसरी ले लो।
ये दोनों को चिपका दो, ठीक है। तो अगर अल्फा रेड अल्फा ब्लू, अल्फा रेड इज मोर देन अल्फा ब्लू, अब हम इसको हीट करते तो रेड ज्यादा एक्सपांड करता है एज कंपेयर टू ब्लू, और ज्यादा एक्सपांड करता तो ये हीट करने पे रेड की तरफ कॉन्वेक्स आ जाता और ब्लू की तरफ ये सर ये ऐसे आ जाता ऑन हीटिंग, क्योंकि रेड के एक्सपांड करने की टेंडेंसी ज्यादा है ब्लू के मुकाबले, ठीक है। तो जो ज्यादा एक्सपांड करेगा उसकी लेंथ ज्यादा बड़ी आ जाएगी, इसीलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। यस सर। और जो थीटा जो बेंड करेगा वो थीटा किस किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर चेंज पे, और दरअसल अल्फा रेड माइनस अल्फा ब्लू, इन दोनों के मॉड पे भी डिपेंड करेगा। और शायद एक और चीज समझ में आ रही है, 1 थिकनेस ऑफ प्लेट पे, ये समझ में आया, प्लेट की थिकनेस ही है, यस सर। क्योंकि जितनी पतली प्लेट उतना बेंड होना आसान होगा, तो एंगल ऑफ बेंडिंग इस पे डिपेंड करेगा। चलो आ जाओ अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 2 2 का आंसर बोलो। आगरा। चेन्नई। आगरा, चेन्नई, दो आगरा। वाई ए अल्फा डेल्टा टी 27 डिग्री था और अब -39 कर दिया, तो ठंडा किया। पहले तो ये समझो कि इसमें टेंशन आएगी, कंप्रेशन नहीं, क्योंकि हम इसको कूल कर रहे हैं, और कूल करोगे तो ये छोटा होना चाहेगा, सोच पा रहे हो। तो जो दीवार ने इस पर फोर्स लगाया होगा बाहर की तरफ लगाया होगा, क्योंकि ये छोटा होना चाहता है, इसको लेंथ मेंटेन करना है, तो टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, इस डेवलप ऑन कूलिंग। हीटिंग करते तो कंप्रेशन आता, और ये कितना आएगा, तो F/A इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी, तो फोर्स की वैल्यू एरिया टाइम्स वाई अल्फा डेल्टा टी। एरिया कितना है बच्चे का, 2 मिलीमीटर, तो डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो पाई 1 मिलीमीटर 10 पे -3 होल स्क्वायर इंटू अल्फा 2 इंटू 10 पे -5, और डेल्टा टी 27 और 39 जोड़ो तो 66, 27 माइनस -39 ये डेल्टा टी है, और यंग्स मॉडुलस 0.9 इंटू 10 पे 11, तो 0.9 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 66, सब में 10 पे 2 है तो वो भूल जाओ, तो 122 मतलब 130 के आसपास, 130 इंटू पाई 3.14 इंटू 0.9 इंटू 27, तो इसको 3 ले लो, इसको 10 ले लो, 130 39 वाला आ गया। सेकंड का आगरा, थर्ड का बॉम्बे। हाँ पहले ये सोचना पड़ेगा थर्ड में, एक मिनट आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ थर्ड में 30 मीटर स्टील टेप इज करेक्ट एट टेम्परेचर द डिस्टेंस बिटवीन, ये करेक्ट रीडिंग थी 20 पे, और 35 डिग्री पे ये रॉन्ग रीडिंग आएगी, क्योंकि इस पे करेक्ट थी। तो सिर्फ ये बताओ पहले कि रॉन्ग रीडिंग 26 है, तो करेक्ट रीडिंग 26 से ज्यादा या 26 से कम? 26 से ज्यादा। ज्यादा। सर कम आ रही ज्यादा, कम आएगी ना। ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अरे स्केल लंबा हो गया, स्केल लंबा हो गया और 26 बोल रहा था, मतलब स्केल अगर सही साइज का होता तो 26 से ज्यादा बताता। सोचो ऐसे देखो, पहले ये 0 1 2 3 ये थे कितने 20 डिग्री पे, 0 1 2 3 ये कितने हैं 35 डिग्री पे। तो ये जो लेंथ आप सोच रहे हो ये 1 यूनिट दरअसल 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये सोच पा रहे हो। और पहले केस में 1 यूनिट एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर था, तो अब ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो 26 यूनिट कितने के बराबर होगा, 26 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बॉम्बे
सर ये यूनिट और सेंटीमीटर का क्या चक्कर था? अरे 1 सेंटीमीटर डैश लिख लो, छोड़ो। अरे स्केल पे जो लिखा है ना, स्केल पे बंद, अच्छा सेंटीमीटर डैश की स्केल मानी। पहले जो ये सेंटीमीटर के बराबर ये लेंथ थी, हम्म अब इस लेंथ को मैं सेंटीमीटर डैश लिख ले, तो इसने 26 रीडिंग दी, मतलब 26 सेंटीमीटर डैश दिया, और 1 सेंटीमीटर डैश पिछले के मुकाबले एक्सपांड कर गया है। तो उसको सर आपने 26 क्यों मान लिया? फिर हमें इसमें अरे लिखा है ना क्वेश्चन में 26 रीड कर रहा है भाई। तो सर इससे जो हमारी इक्वेशन आई इससे हम निकालेंगे क्या? फिर सब कुछ तो पता है। अरे यही तो निकालना है, ये वैल्यू कितनी है। अच्छा इसकी वैल्यू अल्फा डेल्टा टी। 26 सेंटीमीटर डैश है, लेकिन 1 सेंटीमीटर डैश की वैल्यू सेंटीमीटर के टर्म में लिखनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है सर, मैं कुछ और समझ रहा था। ओके सॉरी सर, गलती हो गई। चलो DCT 1। If two bodies have same heat, their temperature, आंसर मिल गए इनके? यस सर। G का टेम्परेचर ऑफ वैक्यूम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि टेम्परेचर इज काइनेटिक एनर्जी और वैक्यूम में कोई है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? इसीलिए टेम्परेचर डिफाइंड नहीं है वैक्यूम का। चलो बाकी के आंसर बोलो। 183 आंसर मिल गए इनके? चलो नहीं सर, मैंने एक बॉम्ब- वीडियो शेयर किया था, उसमें थे आंसर्स। यस सर। चलो इसका आंसर आ गया माइनस बॉम्बे। बॉम्बे। यस बॉम्बे सर। मतलब, हाँ। सर वैक्यूम Maximum को density- close to 0 केल्विन बोलते थे ना टेम्परेचर? क्या पार्टिकल ही नहीं है क्लोज टू 0 वैक्यूम का केल्विन? कभी 0 केल्विन नहीं बोलते, किसने कहा? अच्छा कुछ और होगा वो। नहीं, वो तो डेफिनेशन से काइनेटिक एनर्जी 0 केल्विन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी लिख रहे हो? मीनिंगलेस आएगा वैक्यूम का टेम्परेचर, नॉट डिफाइंड आना चाहिए। सर चलो, और ये याद है ना, C-0, 100-0, F-32, 212-32, ये लगाओ मजे करो। तो F और C में रिलेशन। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे आती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर? बॉम्बे। बॉम्बे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का, बॉम्बे बॉम्बे। फॉल पूछा है, फॉल फाइनल टेम्परेचर 60 आया है, लेकिन फॉल पूछा है, तो 100 - 60 40। अगले का आंसर आगरा। आगरा। वन कौन सा? हाँ यही। चलो क्वेश्चन नंबर 6 7। बॉम्बे। 6 का बॉम्बे, कोएफिशिएंट L, ओके दोनों को जोड़ दो। 7 का आंसर चेन्नई। L1 किसका है? अल्फा 1 दिल्ली। L1 अल्फा ए वाला ही है ना? हाँ दिल्ली। एक्सपांशन ड्यूरिंग हीटिंग्स चेन्नई। occur only in solid, increase the weight, decreases the density। चेन्नई। ओनली लिखा है इसीलिए गड़बड़ हो गया, सॉलिड क्योंकि लिक्विड में भी होता है। 9th, सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज कॉन्सेंट्रिक कैविटी, सब कुछ बढ़ेगा। आगरा। 5 लीटर ऑफ बेंजीन वेज मोर इन विंटर, कहाँ है? बॉम्बे। क्योंकि डेंसिटी इन विंटर इज मोर देन डेंसिटी इन समर। समर। चलो 11th, आगरा। they are heated to same temperature। आगरा। सर उसमें डेंसिटी से क्या करना? वेट तो mg होता है ना, मास अरे तो तो सेम ही m रहेगा। वॉल्यूम सेम है, क्वेश्चन में कहाँ लिखा मास सेम है? 5 लीटर बेंजीन पहले लिया, 5 लीटर बाद में लिया, अच्छा ठीक है। है ना? क्वेश्चन नंबर 12, ऑल इंक्रीज। दिल्ली। ऑल इंक्रीज क्या है? दिल्ली। सर जो अगले एल का है बॉम्बे, चेन्नई। चेन्नई। कोई भी लीनियर डायमेंशन होगी सब बढ़ेगी, चाहे वो लेंथ कहीं की भी क्यों ना हो।
पूरा इफेक्ट जूम हो जाएगा। तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, इवन ये गैप भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। सर जो आप वो जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना, उसका जो बड़ी वाली लेंथ है वो लेफ्ट में बढ़ेगी ना? दोनों तरफ बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। जूम कर दिया ना आपने उसको। ठीक है सर। अरे ये समझो कि एक आदमी है, उसकी ये 2 आंखें हैं। आदमी की फोटो डबल कर दोगे तो आंखों की फोटो भी तो डबल हो जाएगी। हाँ, गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो 14 आगरा, आगरा। आगरा। 15 आगरा, 15 16। चलो 15 का आगरा। 2 अच्छा क्वेश्चन है। 2 इफेक्ट है, एक mg की वजह से एक्सपांशन है, फोर्स की वजह से एक्सटेंशन है, वेट की वजह से जो भी वेट लगा है, और एक कूलिंग की वजह से लेंथ डिक्रीज हुई है, तो 2 इफेक्ट है। तो पहले इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू लोड, क्या बनेगा? FL/AY। और दूसरा डिक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, L अल्फा डेल्टा T। ये डिक्रीमेंट है और ये इंक्रीमेंट है, दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा था आगरा, बिल्कुल सही। ठीक है, ये मोर आया था। निकाल लोगे? FL/AY में F की वैल्यू कितनी लोगे? 100। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3। एरिया कितना है दिया होगा? 1 मिलीमीटर डायमीटर इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस कुछ गंदा सा है, 2 into 10 11। ये तो फाइनली सॉल्व करने पे ये पॉजिटिव आंसर है, ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा बड़ा आंसर आएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव। 16 स्ट्रेस डेवलप्ड इन y1, तो y अल्फा डेल्टा t तो बराबर आएगा ना? नहीं, 2/3। आगरा। तो y1 अल्फा 1 डेल्टा t इज इक्वल टू y2 अल्फा 2 डेल्टा t। आगरा। 17 आगरा। 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 तो ये डेल्टा t/t हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा t क्या है? 4 सेकेंड। t कितना है 1 दिन में? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा पूछा है, तो इससे डेल्टा थीटा निकल आएगा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा कितना आ गया होगा? 5 डिग्री। और गेन कर रहा है मतलब इट इज फास्टर। तो हमें इसको स्लो करना है, मतलब हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 5 डिग्री बढ़ाना है, तो 25 आगरा आंसर। डेल्टा थीटा कितना है? टेम्परेचर एट विच क्लॉक, मतलब है लगभग ऐसी कैलकुलेशन। अब हम प्रॉपर कर लेते हैं। 12 सेकेंड अ डे 40 डिग्री पे, तो 40 डिग्री पे लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया। इक्वेशन प्रॉपर हम ऐसे लिखेंगे, हाफ अल्फा और 40 डिग्री, इसका मतलब कैलिब्रेटेड टेम्परेचर कुछ कम होगा, थीटा। एक इक्वेशन। और एक 4 सेकेंड लूज कर रहा है, तो 24 3600 और हाफ अल्फा। और अगर मैं यहां नेगेटिव नहीं लगाता हूं तो वहां ऑर्डर बदल दूंगा, थीटा -20। ये समझ रहे हो ना कि कैलिब्रेशन टेम्परेचर थीटा एक्चुअल वाला ये 20 से 40 के बीच में आएगा, क्योंकि एक पे ज्यादा रीडिंग है, एक पे कम है। तो एक पे लूज कर रहा है, एक पे गेन कर रहा है, रेशो ले लो दोनों का। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 25 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आगरा। ठीक है, यस सर। या आप डायरेक्ट सोच सकते हो, इतना नहीं करना तो आप सीधे सोच सकते हो कि 40 से 20, हाफ अल्फा 40 - 20 में जो एरर आ गई है वो 12 सेकंड से 4 16 सेकंड की एरर आ गई। इससे अल्फा आपका सीधे आ जाएगा। चलो
18 में एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन मतलब रिलेटिव कोएफिशिएंट होता है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो ए में से बी की घटा देते हैं, यही होती है रिलेटिव। वैसे ही गामा एपरेंट निकालोगे तो ये आएगा गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ सॉलिड, कंटेनर जो भी है। एपरेंट का लॉजिक सिंपली ये है कि अगर हमने मुंह तक इसको भर दिया कंटेनर को, तो इसका गामा है और इसका अल्फा है, तो ओवरफ्लो कब करेगा? जब गामा की वैल्यू सोचो 3 अल्फा से बड़ी होगी। यस वाटर लेवल कांस्टेंट कब रहेगा? जब गामा की वैल्यू 3 अल्फा के बराबर होगी। क्लियर? और लेवल डिक्रीज कब करेगा? जब गामा की वैल्यू 3 अल्फा से छोटी होगी। ये एम्प्टी हो जाएगा कुछ। तो इसी को हमने क्या किया कि गामा में से 3 अल्फा घटा दो, और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ओवरफ्लो है, नेगेटिव आ गया तो अंडरफ्लो मान लो, और 0 आ गया तो कांस्टेंट। ठीक है? तो एपरेंट मतलब घटाना है बस। तो कॉपर वेसल का C है, व्हेन हीटेड इन सिल्वर वेसल इज C। तो गामा लिक्विड माइनस कॉपर वेसल, तो 3 अल्फा कॉपर इज इक्वल टू C, और गामा माइनस 3 अल्फा सिल्वर इक्वल टू S। A is linear coefficient of expansion for copper, ये है। तो गामा माइनस 3x सिंप्लीफाई कर दो तो दोनों को घटा दो, तो C माइनस S इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 3x। तो C माइनस S प्लस 3a बाय 3, ये x की वैल्यू आ गई। बॉम्बे आ रहा है। बॉम्बे ये आएगा, मतलब वो तो घूम ही गया सब। चलो 19 दिल्ली। दिल्ली 19 का दिल्ली बिल्कुल सही है। परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन विल हैव परसेंटेज इंक्रीज, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में। चेन्नई। चलो दिल्ली 20 का दिल्ली। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस अल्फा या गामा डेल्टा। तो 5/4 1/4 इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 80 गामा 1/320 दिल्ली क्लोजेस्ट। 21 चेन्नई, क्योंकि 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बढ़ाने पे भी डेंसिटी गिरी, घटाने पे भी गिरी, तो दोनों में ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 21 का चेन्नई। 22 दिल्ली। 23 the loss in Bombay. seconds। बॉम्बे बॉम्बे, सॉरी बॉम्बे, क्या लिखा? बॉम्बे और आगरा सेम नहीं है। नहीं सर। 1 माइनस अल्फा टी कितना सा है? अल्फा टी तो नेग्लिजिबल है, मतलब ये तो अप्रोक्स 1 ही लिखा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। और कुछ अलग चेंज है क्या? अल्फा पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अल्फा मीन कोएफिशिएंट लॉस इन सेकंड्स पर डे, टेम्परेचर राइजेस बाय T डिग्री सेल्सियस। तो वो तो ठीक है, डेल्टा T बाय T करोगे तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा T की वैल्यू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टाइम, और टाइम है ये, तो उस हिसाब से डायरेक्ट सॉल्व करने पे आंसर आएगा बॉम्बे। मतलब ये कह रहा हूं कि अल्फा टी काफी छोटा होता है 1 के मुकाबले, तो ये सभी ऑप्शन सेम ही लिखे। हाँ ऑल हो जाता। सर 0 का एरर है। सेम। हाँ तो 0 का एरर है ऑप्शन 864000 लिखा है और कुछ। ओके, कुछ में अलग अलग है। हाँ हाँ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, लेकिन बॉम्बे दिल्ली तो अब भी हो सकता था। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ी है, सॉल्व करने पे बॉम्बे आ रहे। बाईमेटेलिक स्ट्रिप ऑन हीटिंग इट बेंड्स टुवर्ड्स मेटल विथ लो अल्फा।
बॉम्बे बॉम्बे चेन्नई, चेन्नई भी आएगा। 25th का बॉम्बे, यस सर। वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसकी जरूरत ही नहीं थी वैसे हमें टी नॉट ग्रेटर, हाँ यहाँ डी ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए जरूरत पड़ी हमें इसकी। आंसर इज बॉम्बे। ये टर्म ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, समझ गया ना। तो dl इज इक्वल टू एल अल्फा डी टी, और अल्फा इंटीग्रेशन कर दें, एल अल्फा डी टी टी नॉट से टी, और एल ओरिजिनल में जोड़ दो तो ये एल फाइनल। ये सीधे बाय डेफिनेशन आंसर आ गया। अब अपने आप नेगेटिव आना होगा, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आना हो जाएगा, पॉजिटिव। बॉम्बे और दिल्ली इसलिए डिस्कार्ड हो गया क्योंकि लेंथ कम होगी। 25th बॉम्बे। 26 का दिल्ली। दिल्ली। आ गया। यस सर। ये ऐसा है, थर्ड लॉर्ड ऑफ लेंथ L2, 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 L1, ये शायद अल्फा 2, अल्फा 2, अल्फा 1। एपेक्स रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस, तो इसकी जो हाइट है ये हमें कांस्टेंट रखनी है। तो हाइट h इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1/2 का होल स्क्वायर का। अब चाहो तो लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो, या h स्क्वायर लेके 2h dh स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। तो h dh इज इक्वल टू L2 dL2 माइनस L1/4 dL1। अब वैल्यू छाप दो। dL2 कितना है, अल्फा 2 L2 डेल्टा टी, ये कितना है, अल्फा 1 L1 डेल्टा टी। तो h dh की वैल्यू मिली अल्फा 2 L2 स्क्वायर माइनस अल्फा 1 L1 स्क्वायर बाय 4 डेल्टा टी। लेकिन हमें ये चीज जीरो करनी थी, तो आंसर आ गया दिल्ली। चलो 27 का चेन्नई। 28 आगरा चेन्नई। रेडियस देखो, थीटा इज बॉम्बे प्रोपोर्शनल दिल्ली। टू टेम्परेचर चेंज, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थीटा। तो इनवर्सली रेडियस पूछिए, समझ गया ना। जो ज्यादा मुड़ गया उसकी रेडियस कम आएगी, जो कम मुड़ा उसकी रेडियस ज्यादा आएगी। आंसर इज बॉम्बे दिल्ली। ऑल इंक्रीज वाला कौन सा है, चेन्नई। चेन्नई। 29 का। चलो 30, 31, 32 क्लास का क्वेश्चन है, बॉम्बे। याद आ गया। यस सर। ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन एरिया ऑफ बेस। 31 सब इंक्रीज, बॉम्बे। बॉम्बे। 32 बॉम्बे। रीडिंग, हाँ एक मिनट, करेक्ट रीडिंग कहाँ है, 20 पे, तो इस पे छोटा हो गया, तो एक्चुअल रीडिंग भी 25 से कम आएगी, बॉम्बे। अगले का आंसर गामा माइनस 3 अल्फा 1 प्लस बॉम्बे। बॉम्बे। 34, 35, 34 अभी किया हमने, वही 2L2/L1 वो वाला है कुछ ऐसा, अल्फा 2/अल्फा 1 ऐसा कुछ था ना। तो बस इसमें लेंथ शायद डिफरेंट है, तो आंसर आएगा चेन्नई 34 का। वही है, देखो L L L, ये हाइट h निकालनी है, h स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर, तो ये L2 L2 L1, और इसका आंसर आया था हमारा 2L2/L1, कुछ ऐसा था। आंसर आया सर अल्फा में अंडर रूट आया था। अल्फा, हाँ जो भी है कुछ ऐसा आया था, लेंथ का रेशियो था, है ना। रेशियो क्या का पूछे, अल्फा का, तो स्क्वायर कर देना। ये रेशियो 1 है लेंथ का, ओवरऑल सॉल्व कर लेना। 35 हाँ, प्रेशर होता है mg/एरिया, mg कांस्टेंट है,
और एरिया 1 + 2 अल्फा डेल्टा थीटा है। तो P = P0 1 - 2 अल्फा डेल्टा थीटा, तो ट्वाइस आएगा। तो अल्फा डेल्टा थीटा कितना है, तो परसेंटेज चेंज डेल्टा P/P = 2 अल्फा डेल्टा थीटा। 2 अल्फा डेल्टा थीटा 10 पे -2, तो 2% आ गया नेगेटिव। कौन सा है सर, चेन्नई। तो क्वेश्चन में mg कांस्टेंट है, एरिया बदल रहा है, तो प्रेशर = P0 1 - 2 अल्फा डेल्टा थीटा। 36 सेकेंड, 36 का कितना आया, 5 सेकेंड आएगा आंसर। दिल्ली। स्लो दिल्ली। 37 व्हाट विल बी द मेजरमेंट एरर, तो मेजरमेंट एरर एक्चुअल एरर है। लास्ट और सॉल्व कर देता हूँ। बॉक्स मेजर्ड 180 मीटर लॉन्ग टेम्परेचर, दस व्हाट विल बी द एरर 1 ईयर एज ग्रेजुएटेड। 20 पे किया और 10 डिग्री पे हम कर रहे हैं, तो 1 ईयर हमारा छोटा हो गया। ये कैलिब्रेशन है, इस पे करेक्ट रीड करता है, तो इस पे स्केल बिकम्स स्मॉल, तो विल रीड मोर। तो एक्चुअल रीडिंग = रीडिंग में कुछ चेंज आएगा, घटी, ये आएगा। कितनी थी, 180, 1 - अल्फा डेल्टा थी 11 × 10⁻6 × 20 से 30 से 10 10, ये आ गया। तो एरर आई -180 × 11 × 10⁻5, तो -0.02 mm। ये 37 हो गया। ये तो मैं कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि रीडिंग कम है तो क्या होगा। बस मैं तो ऐसे सोचता हूं कि अगर आपकी यूनिट कम होती है तो रीडिंग बढ़ती है। तो अगर आपके स्केल साइज अगर छोटी हो गई तो रीडिंग बढ़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो जब तुम 2 साल के थे और जब तुम 5 साल के थे और जब तुम 10 साल के थे, तो तुम एक दीवार मेजर कर रहे थे, तो यहाँ पे दीवार अगर तुम्हारे 5 हैंड्स के बराबर थी तो यहाँ शायद वो 3 हैंड्स के बराबर ही हो सकता है यहाँ 2 हैंड्स के बराबर ही। ये समझ पा रहे हो? यस सर। वही लेंथ है लेकिन तुम्हारे हैंड की साइज बढ़ रही है, तो अगर स्केल की साइज बढ़ रही है तो रीडिंग कम आएगी। तो बस इतना सोच लो, तुम्हें समझ में आएगा कि घटाना है कि बढ़ाना। चलो कोई और डाउट? तो ये खत्म हुआ डिस्कशन। कल मैथ्स की क्लास है, कल मैंने शेड्यूल दे रखा है ना, परसों फिजिक्स की। यस सर। फिर टेस्ट खेलेंगे। सर टेस्ट ऑफलाइन होगा ना? मतलब मिक्स मोड में होगा। ओके सर। मिक्स मोड में होगा, ठीक है। और फिर मैं टेस्ट के बाद रिवीजन चालू करूंगा। सर सबसे एक ही पहले टॉपिक रहेगा। पहले मैं फ्लूइड रिवाइज करूंगा क्योंकि वो सरफेस टेंशन का एक लेक्चर रह गया ना। यस तो सर। मैं मतलब शेड्यूल भी दे दूंगा कि कब कौन सा रिवीजन करूंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव ही रिवाइज कराऊंगा और वो सुबह 7:30 बजे चालू कर दूंगा। तो पहले जैसे फ्लूइड का रिवीजन लूंगा, फिर उसके बाद मैकेनिक्स पार्ट 2 तो अभी किया है, उसके बाद शायद मैं पहले 12th पार्ट रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद फिर 11th पे आऊंगा, फिर 11th पार्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 11th पार्ट में ऑफलाइन में ही रिवाइज कराऊं, है ना। यस सर। मैकेनिक्स वगैरह। तो सर अब फिजिक्स खत्म, मतलब फिजिक्स अब खत्म हो गया। हाँ खत्म अब हो बुक्स गया। लगा सकते? बुक्स लगा सकते हो बिल्कुल। ओके सर। वो तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि हम रिवीजन करवाएंगे ना, तो हम ही शीट देंगे, तुम किताब लगाओगे कब? ओके सर। लगाना चाहो तो जेई के प्रीवियस ईयर अगर टाइम मिले तो जेई के प्रीवियस ईयर करो, वैसे चांसेस कम है टाइम मिलने का, ओके है ना। सर। वो हम रिवीजन करा लेंगे इसका,
ठीक है, जब 12th का रिवीजन चलेगा ना तो उस दौरान तुम्हें लोड कम रहेगा काफी, हाँ सर। तो उस दौरान कुछ कर सकते हो, या हो सकता है उस दौरान हम मैथ्स का रिवीजन भी या मैथ्स की क्लासेस बढ़ा लें। ठीक है, तो पैरेलली शायद मैं 12th का रिवीजन जब चलेगा ना तो कुछ मैथ्स के टॉपिक भी साथ में करवाता रहूंगा, तुम्हारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा। चलो बच्चों, तो मिलते हैं अपन फिर कल। कोई डाउट Okay, हो sir. मोस्ट प्रोबेबली शाम को मिलूंगा मैं, आज नहीं तो कल तो पक्का शाम को मिलूंगा। कोई भी डाउट हो कल शाम को ऑफलाइन आ जाना, मिलूंगा।